एग्जाम का एक क्वेश्चन भी पक्का है, तो निश्चित है एग्जाम का एक क्वेश्चन भी पक्का है सेकंड ग्रेड में, तो क्योंकि अलग से टॉपिक दे रखा है, मेंशन कर रखा है गुर्जर प्रतिहार। तो उसी तरीके से बेटा अपन इसको करेंगे तैयार। तो देखो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कल अपन ने कुछ बातें की थी, 2 मिनट हम उसको वापस एक बार रिपीट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक, 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण सफल नहीं हुआ। और इसका मुख्य जो कारण बताया गया था वो मुख्य कारण एक ही था कि उत्तरी भारत के अंदर, कहां पर, उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहारों का शक्तिशाली होना। उत्तरी भारत के अंदर जो गुर्जर प्रतिहार है ये एक शक्तिशाली वंश था, तो उन्होंने किसी भी विदेशी आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। पहला तो ये। दूसरा मैंने आपको बताया था कि H.C. रे साहब हैं, ये सॉरी जो R.C. मजूमदार साहब हैं, R.C. मजूमदार तो ये भी कहते हैं, ये तो ये भी कहते हैं कि 6वीं से नहीं 10वीं तक ही नहीं, 6वीं से लेकर 12वीं सदी तक का जो इतिहास है इसमें भारतीय इतिहास में द्वारपाल की जो भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है, गुर्जर प्रतिहारों ने निभाई है। ये तो उनकी महत्व के बारे में है। फिर उसके बाद में अपन बात करते थे, बात अपन ने की थी कि इनकी उत्पत्ति के बारे में, और उत्पत्ति वाली बात ही अपन यहाँ पर कर रहे थे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये किनकी संतान मानी जाती हैं। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में, ये किनकी संतान मानी जाती है, कहाँ से आए थे, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो बेटा हम उसके भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो उत्पत्ति की बात करें, इनकी उत्पत्ति की बात करें तो बेटा मैंने आपको बताया था कि एक तो कैनेडी महोदय के बारे में, कैनेडी महोदय के बारे में, कैनेडी महोदय ने इनको कहाँ का बताया था, इनको बेटा ईरान का मूल निवासी बताया था। ये कहते हैं कि वास्तव में ये ईरान के मूल निवासी हैं। कैनेडी महोदय ने इनको बेटा ईरान का मूल निवासी बताया। ऐसे ही देखो मैंने दूसरा आपको बताया था डॉक्टर ओझा साहब, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो देख लो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो ये इनको सूर्यवंशी बताता है। क्या बताता है इनको, सूर्यवंशी। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि ये इनको भारतीय क्षत्रिय बताता है, कि कोई ये विदेशी नहीं है, ये बेटा भारतीय क्षत्रिय है। कौन है, भारतीय क्षत्रिय। और जैसे ये भारतीय क्षत्रिय की बात करता है तो बेटा इनके साथ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी जुड़ जाते हैं। जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और मिस्टर के.एम. मुंशी साहब, मिस्टर के.एम. मुंशी, बेटा इन दोनों ने भी ये कहा है कि ये भारतीय क्षत्रिय ही है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी इनको भारतीय क्षत्रिय बताता है और के.एम. मुंशी भी इनको भारतीय क्षत्रिय बताता है। ऐसे देखो इनकी उत्पत्ति के बारे में एक मिस्टर वी.ए. स्मिथ साहब कहते हैं, और वी.ए. स्मिथ है वो सीधा सा ये कहता है कि ये जो है ये शकों की संतान है। इनको शकों और यूचियों की संतान बताता है। शकों और यूचियों की जो संतान बताया, ये संतान बेटा इनको वी.ए. स्मिथ बताता है। यानी वी.ए. स्मिथ के अनुसार ये शक और जो यूची जाती है उनकी संतान मानी जाती है। ऐसे ही इनके बारे में और अपन बात करें, जैसे कनिंघम महोदय की बात करते हैं तो कनिंघम महोदय ये तो स्पष्ट कहता है कि ये कोई और नहीं, ये कौन है बेटा, कुषाण। तो कनिंघम महोदय ने इनको कुषाणों की संतान की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है इनको, कुषाणों की संतान की संज्ञा दी है मिस्टर कनिंघम महोदय ने। किसने बेटा, कनिंघम महोदय इनको कुषाणों की संतान मानता है। ऐसे अलग अलग लोगों ने इनको बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। कनिंघम, स्मिथ, के.एम. मुंशी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर ओझा, कैनेडी महोदय। ये तो बेटा देखो ये एक। इनके अलावा अगर अपन और देखें, एक बार समझ लो फिर बाद में किसको लिखना है तो लिख लेना बेटा। इसके बाद में आगे मैंने और बताया था कि इनके अनुसार, जैसे ग्वालियर अभिलेख के बारे में बताया था, आपको याद हो तो हमने याद किया था बेटा ग्वालियर अभिलेख, जिसको हम वास्तव में तो वो एक प्रशस्ति है, इसलिए अपन कई जगह उसको अभिलेख बोल देते हैं, कई जगह उसको क्या बोल देते हैं, प्रशस्ति। आप अभिलेख भी कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो, प्रशस्ति भी कह सकते हो, बात एक ही है। ये मिहिर बोस ने उत्कीर्ण करवाई थी और आपको मालूम है, हाँ सॉरी नागभट्ट ने। तो इसने जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसमें ने आपको बताया था कि इसमें क्या कहा गया है कि जो नागभट्ट है, इस नागभट्ट को क्या बताया गया बेटा, इसको राम का प्रतिहार बताया गया है।
कि नागभट्ट कौन है, ये राम के प्रतिहार हैं। और ये भी सिद्ध करता है कि ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं बेटा? अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। ये ग्वालियर प्रशस्ति बताती है। ऐसे ही हमने एक विद्वान के बारे में बात की थी, राजशेखर के बारे में। एक विद्वान है बेटा राजशेखर, और ये महिपाल और महेंद्रपाल दोनों के दरबार में रहता है। महिपाल के दरबार में भी रहता है और महेंद्रपाल के दरबार में भी रहता है। तो इन्होंने वैसे तो वो 7 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिससे हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है बेटा, वो ग्रंथ है विदसाल बंजी का। कौन सा ग्रंथ है? विदसाल बंजी का। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर उसने, जैसे एक तो महेंद्रपाल है और एक बेटा महिपाल है। एक तो महेंद्रपाल और एक कौन है? महिपाल है। इस जो महेंद्रपाल है इसको तो बताता है रघुकुल तिलक। क्या बताते बेटा इसको? रघुकुल तिलक। इसको वो बताता है रघुकुल चूड़ामणि। क्या कहते हैं उसको? रघुकुल चूड़ामणि। इनकी बात करता है। लेकिन अगर महिपाल की बात करते हैं तो इनको वो बता देता है रघुकुल मुक्तामणि। रघुकुल मुक्तामणि या फिर बेटा मुकुटमणि, मुकुटमणि। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां से देखो, हमें इस शब्द को याद रखना है, रघुकुल। कौन से शब्द को बेटा? रघुकुल। यानी कि ये इनको बताता है रघुवंशी। क्या बताता है? रघुवंशी। और ये रघुवंशी बेटा आगे चलकर क्या बन गए? सूर्यवंशी बन गए। रघुवंशी आगे जाकर क्या बन जाते हैं बेटा? सूर्यवंशी। तो कुल मिला के ये राजशेखर भी इनको क्या करता है? राजशेखर भी इनको क्षत्रिय घोषित करता है। क्या घोषित करता है? इनको क्षत्रिय घोषित करता है। और क्षत्रिय भी कौन से बेटा? इनको रघुवंशी बताता है। और रघुवंशी आगे चलकर क्या बनते हैं? सूर्यवंशी बनते हैं। लिख लिया सबने या लिखना है कुछ बेटा? लिखना है तो देखो पीछे वाला ये लिखो। यहां पर कोई बाकी है तो बेटा ये लिख लो। इसमें यहीं से अपने शुरू किया था। जिसका नहीं लिखा हुआ है वो ये लिख लें। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ढंग से समझना इस टॉपिक को। है 3 ही तो और जोड़ लो ना साथ साथ। क्या तकलीफ है? ये तो अभी मैं 5 और लिखा दूं। लिख लो बेटा इसमें। कैनेडी महोदय, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, के.एम. मुंशी, वी. स्मिथ, कनिंगम। जो बाकी हैं वो फटाफट लिख लो बेटा। वी. ए. स्मिथ ने शकों और यूचियों की संतान, शक और यूची जाति, शक और यूचियों की संतान बताया बेटा इसको। शकों और यूचियों की संतान बताया है। सबकी कनिंगम महोदय को सीधा सीधा कुषाणों की संतान कहता है। कनिंगम महोदय को कुषाणों की संतान बताता है। कुषाणों की संतान। डॉक्टर ओझा, गोपीनाथ शर्मा और के.एम. मुंशी, ये तीनों क्या बताते हैं इनको? भारतीय क्षत्रिय। क्या बताएंगे उनको? भारतीय क्षत्रिय। इनमें से सूर्यवंशी की बात है तो ये बताने वाला बेटा एक ही विद्वान होगा इनको, सूर्यवंशी। और वो कौन होगा इसमें? डॉक्टर ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको क्या बताता है? सूर्यवंशी। ये मैंने आपको पहले पूरा समझा दिया था। हाँ बेटा ये वी. स्मिथ के है, एक तो शक और एक है बेटा ये यूची। ये यूची जाती है, यूचियों की संतान। इन दोनों की संतान बताता है ये, शक और यूचियों की संतान। और कनिंगम कुषाणों की संतान। कनिंगम क्या कहते हैं इनको? कुषाणों की संतान बताता है। नेक्स्ट बेटा देखो आगे, ग्वालियर प्रशस्ति। ये मैंने कल लिखा दी थी, आपको याद हो तो? ग्वालियर प्रशस्ति मैंने बेटा कल लिखा दी थी। हाँ ये लो, जल्दी करो, जल्दी लिखो। लो तब तक मैं मैसेज पढ़ लेता हूं। पढ़ने नहीं देता यार। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग चल रहा है भाई। ठीक है।
जितेंद्र जी शर्मा, गुड मॉर्निंग। अपनी क्लास में थोड़ी है यहाँ पर, या कोई बाहर है? चलो कोई बात नहीं, क्लास में तो बाद में कर देंगे ये। गुड मॉर्निंग करिए, अभी तो घर से ही कर रहे हैं वो, ठीक है ना, जहाँ कहीं भी है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। जितेंद्र जी विशेष प्रेम ही दर्शा रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट लिख लिया होगा अब तो। अब बेटा इसके आगे देखो, ये देख लो, ये मैंने शायद कल पूरा बता दिया था और आपने मेंशन भी कर लिया था इसको। ये तो दोनों ही बता दिया था बेटा मैंने, पूरा का पूरा कल लिखा हुआ पूरा। जो कल नहीं आए कुछ प्राणी, उनके बारे में कह सकता हूं कि उनका नहीं होगा, और तो जो कल भूत लक्षित यहां पर बैठे थे उन सबका तो हो गया, ठीक है। महेंद्रपाल, महिपाल, महेंद्रपाल को क्या बोला गया और महिपाल को क्या बोला गया, ये बेटा आपका मालूम होना चाहिए। वैसे तो अभी इनका जब पढ़ेंगे ना डिटेल से तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। हो गया बेटा? कल क्या कर रही थी? कल तो कोई कुकड़ी गीत गाबा को टाइम भी गुंजो। अरे कोई रात जगह थोड़ी था कल कोई। हाँ चलो कोई नहीं बेटा, जल्दी करो। शायद कल अपन लास्ट हेनसांग के ऊपर थे, वो पूरा लिखा नहीं था ना। हाँ, त्वान स्वांग युआन चुआंग की बात कर रहे थे अपन। हाँ लिख लिया होगा, ठीक है बेटा, और लिख लेना, लाइव है इसलिए आपको मिल जाएगा। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि एक तो चीनी यात्री, चीनी यात्री इनके बारे में क्या कहते हैं। और चीनी यात्रियों में मैंने आपको बताया था कि चीनी यात्रियों में एक व्यक्ति जो इनके काल में यहां पर आता, कौन था? हवेनसांग। हवेनसांग का बेटा दूसरा नाम क्या है? युआन चवांग। क्या नाम बेटा? युआन चवांग। इसी का नाम बेटा तवांग स्वांग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? तवांग स्वांग। तो जो भी नाम आए वो अपना ही एग्जाम में, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था आपके एग्जाम में युआन चवांग आ गया था, गलत हो गया था कई लोगों का। इसको हेनसांग नाम तो सब जानते हैं, लेकिन जैसे युआन चुआंग आया ना तो सब च्यूम च्यूम हो गए सारे के सारे, ठीक है। हाँ मामला ही गड़बड़ हो गया बेटा। हाँ देखो ये क्या कहता है, वापस से ढंग से समझ लेना। ये हेनसांग कहता है कि भैया मैंने 72 देश, अपने 72 देशों का उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, और उस पुस्तक का नाम क्या था बेटा? सीयू की। यानी कि इनकी जो बुक है, इस बुक का नाम क्या था बेटा? सीयू की। आगे बात समझ में? सीयू की में कितने देशों का उल्लेख करता है? 72 देशों का। फिर क्या कहता है कि इन 72 देशों में से एक देश, इसने एक देश जो कि भारतीय क्षत्रिय थे, इनको उन्होंने क्या बताया? भारतीय क्षत्रिय, और कहा कि उसका नाम था कुचेलो। ठीक है बेटा, नाम याद हो रहा है? क्या नाम था? कुचेलो। चेला तो है लेकिन कुचेला है। कैसा चेला है बेटा? ये कुचेला है, ठीक है ना। तो कुचेलो, और इस कुचेलो के बेटा उसने एक राजधानी बताई थी, और राजधानी किसको बताया था उसने? पिलोमोलो। पिलोमोलो, या कई जगह इसको भिलोमोलो भी कह देते हैं, ठीक है ना बेटा। पिलोमोलो, और कई जगह इसको क्या बोल देते हैं? भिलोमोलो भी कह देते हैं। तो बेटा ये एक ही है, कोई अलग नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात का। ये कहता है कि जो कुचेला ना, इसका संदर्भ तो इसने बताया कि ये तो गुर्जर राज्य था, ये तो क्या था? गुर्जर राज्य। और पिलोमोला ना, ये इनकी क्या थी बेटा? राजधानी बताता है। और कहता है कि इसका जो नाम था ना, इसका सही नाम था भीनमाल। इसका सही नाम क्या था बेटा? भीनमाल। समझ में आ गया? तो कुचेला का नाम तो क्या था? गुर्जर राज्य, और पिलोमोला का नाम क्या था? भीनमाल। यानी क्वेश्चन ये आ जाए कि हेनसांग ने गुर्जर राज्य का उल्लेख किस नाम से किया है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? कुचेलो।
कौन सा बेटा? कुचेलो। और कुचेलो की राजधानी क्या बताई गई है? बीलो मोलो बताई गई है, जिसका संदर्भ किसे लिया जाता है? बीनमाल। और हम जानते हैं गुर्जरों की एक राजधानी है, कौन सी? बीनमाल। बीनमाल जालोर के गुर्जर प्रतिहार प्रसिद्ध रहे हैं, तो ये बेटा इन्हीं की राजधानी है। क्लियर चीज? कल अपने लिखा था, पूरा पढ़ा था, लिख लिया था क्या सभी लोगों ने? चल बेटा अब लिख लो इसको, मैं लिखा देता हूं, ऐसे लिखो। लिखो बेटा, चीनी यात्री हेनसांग, ये हेडिंग तो डाल लो। चीनी यात्री हेनसांग, युआनच्वांग और ट्वांगस्वांग। लिख लिया बेटा? चीनी यात्री हेनसांग, युआनच्वांग, ट्वांगस्वांग, ठीक है ना? ट्वांग स्वांग, बड़ा प्यारा नाम है भाई, ठीक है? हाँ लिखो, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में, इसके आगे लिखो, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में 72 देशों का उल्लेख किया है। 72 देशों का उल्लेख किया है। 72 देशों का उल्लेख किया है। 72 देशों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुचेलो एक था। जिनमें से कुचेलो एक था। जिनमें से कुचेलो एक था। कुचेलो की राजधानी पिलोमोलो बताई गई है। कुचेलो की राजधानी पिलोमोलो बताई गई है। कुचेलो की राजधानी पिलोमोलो बताई गई है। पिलोमोलो भिलोमोलो बात एक ही है ना बेटा? पिलोमोलो बताई गई है। लिख लिया? आगे लिखो, कुचेलो का संदर्भ गुर्जर राज्य से। कुचेलो का संदर्भ गुर्जर राज्य से। कुचेलो का संदर्भ गुर्जर राज्य से, यानी उसका आशय किससे है? गुर्जर राज्य से। कुचेलो का संदर्भ गुर्जर राज्य से तथा पिलोमोलो का भीनमाल से था। पिलोमोलो का भीनमाल से था। पिलोमोलो का भीनमाल से था। और आगे लिख लो, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय क्षत्रिय बताया। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय क्षत्रिय बताया। गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय क्षत्रिय बताया। गुर्जर प्रतिहार क्या बताते बताइए? भारतीय क्षत्रिय बताता है। भारतीय क्षत्रिय बताता है। एक तो ये क्लियर चीज। ऐसे देखो, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा सबने। बेटा एक और आता है अरबी यात्रियों का। अरबी यात्री, तो बेटा जितने भी अरबी यात्री आए ना, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, जुर्ज शब्द का। कौन शब्द का? जुर्ज का। इस जुर्ज का मतलब तो है गुर्जर। क्या है? गुर्जर। इनका एक यात्री था अल मसूदी। नाम क्या था बेटा? अल मसूदी। इस अल मसूदी ने क्या कहा? इन्होंने एक शब्द काम लिया, अल जुर्ज या गुर्जर। अल जुर्जी भी बोलते हैं इसको, या कई जगह इसको अल गुर्जर भी लिख दिया जाता है, जिसका मतलब है आपका गुर्जर प्रतिहार। या सीधा सा इसका मतलब क्या हो गया? गुर्जर। और एक शब्द बेटा ये काम में लेता है बोरा, और ये बोरा बताया राजा को। तो राजा के लिए तो इसने क्या किया? बोरा शब्द काम में लिया। और गुर्जरों के लिए कौन शब्द काम में लिया? इसने अल जुर्ज शब्द काम में लिया। तो बेटा ये 3 शब्द हैं अरबी यात्रियों के, याद रख लेना। एक तो जुर्ज शब्द, जिसका मतलब क्या है? गुर्जर। एक है अल जुर्ज या अल गुर्जर, जिसका मतलब क्या है? गुर्जर। और एक कौन सा है? बोरा। बोरा का मतलब क्या है यहाँ पर? राजा। तो ये दोनों शब्द तो किसने काम में लिए हैं? अल मसूदी ने। और बाकी जितने भी अरबी यात्री आए, सभी ने गुर्जरों के लिए कौन सा शब्द काम में लिया? जुर्ज शब्द का प्रयोग किया। जितने भी थे उन सभी ने गुर्जरों के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया है। लिख लो बेटा, सिंपल सी 3 बातें लिखनी, इसमें कुछ नहीं लिखना।
अरबी यात्रियों ने इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? जुर्ज, और जुर्ज का मतलब क्या है? गुर्जर। और अल मसूदी ने अल जुर्ज या अल गुर्जर किसको कहा? गुर्जर प्रतिहारों को। किसको कहा बेटा? गुर्जर प्रतिहारों को। और बोरा शब्द किसके लिए काम में लिया? राजा के लिए। ये 3 शब्द लिखने बेटा इसमें। लिख लिया? कोई बात नहीं बेटा, लिखो, आराम से लिखो। जल्दबाजी का काम शैतान का। तो आप शैतान थोड़ी हो। आप में था ना कोई एक शैतान, तो शैतान मावा बना रहा है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। लिख लिया होगा? अरे ज्यादा स्लो मोशन भी अच्छा नहीं है ना, ज्यादा स्लो मोशन भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हाँ। ये तो था बेटा इनके बारे में कि ये कौन थे, क्या थे। एक ये आता है कि इनका मूल स्थान कौन सा था। देख लो, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान। इनके मूल स्थान को लेकर क्या विवाद है, इस विवाद की बेटा हम यहां पर चर्चा करेंगे। मूल स्थान को लेकर, मूल स्थान के बारे में क्या कहा गया है कि इनका मूल स्थान क्या है। तो सबने देखो अलग अलग इनके बारे में बातें कही हैं। कुछ तो कहते हैं कि साहब ये यहाँ के नहीं है, ये अवंती के हैं। कहां के बेटा? अवंती के। और अवंती का संदर्भ किससे लिया गया है? उज्जैन से। अवंती किसका प्राचीन नाम था? उज्जैन का। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। कुछ बेटा इनको बताते हैं भीनमाल का, कुछ कहां का बताते हैं बेटा इनको? भीनमाल का। ठीक है। और एक व्यक्ति है जिसके मत को सबसे ज्यादा सही माना गया है, H.C. रे साहब। ये कहते हैं कितने सारे फालतू की बातें करो हो, ये मांडवीयपुर के हैं। मांडवीयपुर के, कहां के बेटा? ये मांडवीयपुर के हैं। और मांडवीयपुर शब्द जो था ये उस जमाने में किसको लिए काम लिया जाता था? मंडोर के लिए। तो मंडोर के मूल निवासी बताया गया है। तो बेटा आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी करने की जरूरत नहीं है, मोटी सी एक लाइन याद रख लेना, H.C. रे वाली। H.C. रे ने इनका मूल निवास स्थान क्या बताया है? मंडोर को, जिसको मांडवीयपुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मांडवीयपुर। मांडवीयपुर इसका प्राचीन नाम था और उसी का अपभ्रंश रूप क्या हो गया? मंडोर हो गया। पहले इसको मांडवीयपुर कहते थे और अब क्या करने लगे? इसको मंडोर कहने लगे। आगे बात समझ में? तो एक लाइन लिख लो, H.C. रे के अनुसार, H.C. रे के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान मांडवीयपुर मंडोर था। गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान मांडवीयपुर मंडोर था। मांडवीयपुर मंडोर, मांडवीयपुर मंडोर था। कहां था बेटा इनका? मांडवीयपुर मंडोर इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। मांडवीयपुर मंडोर। दैट्स क्लियर? आई बेटा बात समझ में? ये तो इनका स्थान। और अब देखो इनके बाद में आती है कि इनका जो राज्य था, इनका विस्तार कहां पर है, यानी गुर्जर प्रतिहारों का शासन कहां पर रहा है। तो बेटा गुर्जर प्रतिहारों के शासन के बारे में बात करें तो यहां पर हमें एक व्यक्ति को जरूर याद करना है, और वो आदमी ते चौकी तरह से जानो, वो कौन है भाई? मोनोत नैन्सी। कौन है जी? मोनोत नैन्सी। ये 2 बातें कहता है और दोनों बातें बड़े काम की इसकी। पहली बात तो ये कहता है कि पूरे राजपुताने में राजपूतों की कुल शाखा, राजपूतों की कुल शाखा कितनी है? तो बेटा 36। इसने 36 प्रकार के राजपूत बताए। राजपूतों की कुल शाखा कितनी बताई इसने? 36। और दूसरा यह कहता है कि गुर्जर प्रतिहारों की शाखा, अकेला अगर गुर्जर प्रतिहारों की शाखा की बात करें तो इनकी शाखा है 26।
तो गुर्जर प्रतिहारों की तो कितनी शाखाएं बताता है ये? 26। और बेटा इनकी कुल राजपूतों की कितनी बताता है? 36। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपको याद रहना चाहिए। गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं बताई मेहनोत्रेंसी ने? तो गुर्जर प्रतिहारों की 26, लेकिन सभी राजपूतों कितनी बताई हैं? 36। 36 प्रकार के राजपूत। और ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार 26 जगह पर गए। अब 26 जगह पर कहां गए सब तो अपन को बेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जो हमारे लिए बड़े बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें से एक तो बेटा मंडोर, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। एक बताता है भड़ोच, भड़ोच के गुर्जर प्रतिहार। एक कहता है बेटा राजोगढ़, राजोगढ़ के गुर्जर प्रतिहार। एक आपको भीनमाल का, भीनमाल बोल दो या फिर क्या बोल दो बेटा इनको, जालोर के गुर्जर प्रतिहार। एक आपको अवंती के गुर्जर प्रतिहार, अवंती बोले तो उज्जैन, ठीक है बेटा। और एक बेटा छठवां अपन बात करें कन्नौज, जिसको बोलते हैं कान्य कुब्ज। क्या बोलते हैं? कान्य कुब्ज। और कान्य कुब्ज को ही आगे क्या कहा जाने लगा? कन्नौज। तो ये इनकी प्रसिद्ध शाखाएं हैं, मंडोर, बड़ौच, राजोगढ़, बीनमाल, अवंती और कान्य कुब्ज। कान्य कुब्ज बोले तो कन्नौज, कान्य कुब्ज बोले तो क्या हो जाएगा बेटा? कन्नौज। ये इनकी प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं बेटा। ये मंडोर है बेटा, ये कान्य कुब्ज है, कान्य कुब्ज जिसको क्या बोलेंगे? कन्नौज। 3 नंबर का बेटा राजोगढ़, राजोगढ़, मंडोर, बड़ौच, राजोगढ़, बीनमाल, अवंती, कान्य कुब्ज। अवंती को उज्जैन कहेंगे और कान्य कुब्ज को क्या कहेंगे बेटा? कन्नौज कहेंगे। कान्य कुब्ज क्या कहेंगे अपन? कन्नौज कहेंगे। क्लियर चीज? आगे बेटा बात समझ में? ये चीजें हैं, राजोगढ़, अवंती, कान्य कुब्ज, बड़ौच, मंडोर और भीनमाल। ठीक है। और बताओ, हो गया ये चीजें? अब इनमें से देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको, एक बार क्वेश्चन देखो जीके का कहीं से भी आ सकता है। एक बार आरएस में आया था ये राजोगढ़ वाला, इसमें क्वेश्चन क्या आया था? निम्न में से किसका संबंध गुर्जर प्रतिहारों से नहीं है? गुर्जर प्रतिहारों से नहीं है। तो इसमें राजोगढ़ था, उसमें मंडोर था, उसमें बीनमाल था और उसमें एक और था अलवर वगैरह कुछ ऐसा स्थान था। तो लोगों ने सोचा यार राजोगढ़ तो एक दूर का स्थान और था, तो लोगों ने सोचा यार ये राजोगढ़ तो अलवर के पास में है, यहां पर कहां आ गए गुर्जर प्रतिहार? लेकिन बेटा तो आपको मालूम होगा कि जो बड़गुजर थे, जिनको आप बड़गुजर बोलते हो, ये बड़गुजर कोई और नहीं, गुर्जर प्रतिहारों को ही बड़गुजर कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा गया है? बड़गुजर। और इस इलाके के अंदर अलवर दौसा वाला बेल्ट है, यहां पर ये बड़गुजरों के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है ये? बड़गुजरों के नाम से। तो देखा होगा अपने राजोगढ़ का किला गुर्जर प्रतिहार शैली का बना हुआ है बेटा। अपने यहाँ पर जो आबानेरी की चांद बावड़ी गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बनी हुई है। कौन शैली के अंदर बनी हुई है? गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि राजोगढ़ का जो किला का पूछा गया था कि राजोगढ़ का किला कौन सी शैली के अंदर है? तो राजोगढ़ का किला कौन शैली में बना हुआ है? ये गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक शासन किसका रहा है बेटा? प्रारंभिक शासन यहाँ पर बड़गुजरों को, और बड़गुजरों को क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया गुर्जर प्रतिहार। याद करो, जब तुम कछुआ वंश पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि दुले राय ने दौसा के चौहानों को बड़गुजरों से बचाया। किससे बचाया? बड़गुजरों से। उसकी एवज में चौहान, जो दौसा के चौहान हैं, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दुले राय के साथ करके दौसा उनको दहेज में दे दिया। दौसा उनको किस में दे दिया? दहेज में दे दिया। पढ़ते या नहीं पढ़ते हो? तभी गुर्जर जो कछुओं की जो पहली राजधानी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? दौसा मानी जाती है। कछुओं की पहली राजधानी कौन सी मानी जाती है? दौसा। तो बेटा यहां से आपको इस चीज का ये पता चल जाना चाहिए। ओके, इसलिए चलो मुझे ये बताओ, इनमें से अब तो सिंपल सी बात, ये बड़ौच है, ये कहां पर पड़ता है? वेरी गुड, गुजरात में। बड़ौच बेटा कहां पर है? गुजरात में।
और अपने मालूम है राजौगढ़ कहाँ पर है? अलवर के पास में। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है। बीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। उज्जैन और कन्नौज कहाँ पर है? उज्जैन कहाँ पर जाते हो? मध्य प्रदेश के अंदर है। और कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज का इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा में पड़ता है। ठीक है, ये बेटा ये इलाका हो गया। ये गुर्जर प्रतिहारों के शासन की बात हो गई। अब उसके बाद में आता है एक एक जगह के गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे। और सबसे पहले बेटा अपन को पढ़ना है मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार कैसे बेटा? मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों का देखो शासन यहां पर मंडोर में शुरू होता है, मांडेपुर में। इसके हम यहां पर चर्चा करेंगे। मंडोर की बात करें तो मंडोर को मैंने आपको बताया कि इसका जो प्राचीन नाम है ये मांड्यपुर है। क्या नाम बेटा? मांड्यपुर। तो मांड्यपुर को ही अपन आगे चलकर क्या बोल देते हैं? मंडोर बोल देते हैं। यहां के गुर्जर प्रतिहारों का जो संस्थापक माना जाता है, इस संस्थापक के बारे में बताया गया है कि यह संस्थापक है हरिश्चंद्र ब्राह्मण। कौन है ये बेटा? हरिश्चंद्र ब्राह्मण। हरिश्चंद्र ब्राह्मण को यहां के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक माना जाता है। इसीलिए हरिश्चंद्र ब्राह्मण को जो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष भी कहते हैं। गुर्जर प्रतिहारों क्या बोल दिया जाता है बेटा? इसको आदि पुरुष, मूल पुरुष। क्वेश्चन ये आ जाए गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे कहते हैं? तो आपको क्या बताना बेटा? हरिश्चंद्र ब्राह्मण को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरिश्चंद्र ब्राह्मण को कहते हैं। इनका मूल पुरुष बोल दो, आदि पुरुष बोल दो, बात एक ही है। एक कहानी बताई गई है और ये कहानी ऐसे बताई गई है कि इस हरिश्चंद्र ब्राह्मण के भैया दो रानियां थी। एक तो थी ब्राह्मणी और एक थी बेटा क्षत्राणी। एक तो कौन थी? ब्राह्मणी और दूसरी कौन थी बेटा? क्षत्राणी। जो क्षत्राणी थी उसका नाम बताया गया दत्ता। क्या नाम बताया गया उसका? दत्ता। और ऐसा कहते हैं कि इसकी जो ब्राह्मणी की संतान, इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, इनकी संतान तो कहलाए उसका ब्राह्मण प्रतिहार। इनकी संतान को तो क्या बोला गया बेटा? ब्राह्मण प्रतिहार बोला गया। और क्षत्राणी की जो संतान है इनको बोला गया क्षत्रिय प्रतिहार। क्षत्रिय प्रतिहार। एक क्षत्राणी थी इसलिए इनकी संतान क्या कहलाई? क्षत्रिय प्रतिहार। अब जात का असर तो बढ़ता ही है। ये बेचारे मेरी तरह सीधे साधे लोग, ये राजपूती राजाओं का, राजपूत वंश से संबंधित। तो बेटा इनके 4 संतान हुई। ये कितने बेटे थे इसके? 4 पुत्र। ठीक है, इन 4 पुत्रों की बात करें तो बताओ 4 पुत्रों का नाम बताओ। सबसे बड़ा बेटा था भोगभट्ट। कौन सा था? भोगभट्ट। फिर था बेटा एक कद्दिल। कौन सा था? कद्दिल। एक था बेटा इसके बाद में रज्जिल, और रज्जिल के बाद में लास्ट था दद या दह। दद या दह। यानी क्षत्राणी जो इनकी पत्नी थी, इसके कितने संतान हुए बेटा? 4 संतान। और उनको क्या बोला गया? क्षत्रिय प्रतिहार। कौन कौन थे वो? भोगभट्ट, कद्दिल, रज्जिल और दह। पहले तो ये लिख लो पूरा। हाँ, इसको ऐसे कैसे बना लो बेटा? ये तो बना लो, इसको सिंपल सही रहेगा। हाँ, इसको तो बेटा एक बार ऐसे बना लो, फिर आगे की बोलने वाली बोल के लिखा दूंगा। भाई आपको मालूम है कि 2 पत्नियां हैं और इनको ये बना, ठीक है, बाकी चीज मैं बोल के लिखा दूंगा। दह, दह या दद, इसको दद भी कहते हैं बेटा और दह भी कहते हैं। दद या दह दोनों नाम है बेटा उसके, दद या दह। हरिश्चंद्र ब्राह्मण इनका संस्थापक आदि पुरुष। 2 पत्नियां, 2 पत्नियां होगी बेटा। ये एक का नाम आपको मालूम है, एक ब्राह्मणी है और दूसरी कौन सी है? क्षत्राणी। ब्राह्मणी की संतान ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्राणी की संतान क्या कहलाएंगी? क्षत्रिय प्रतिहार। क्षत्रिय प्रतिहार। क्षत्रिय प्रतिहार हैं
तो ये कितने संतान थे? 4। कौन कौन से? भोगभट, कद्दिल, रज्जिल और दह या दद। दह भी कहते हैं इनको और दद भी कहा गया है, दोनों ही नाम है इसके, दह या दद। ठीक है बेटा, दह भी कह सकते हो आप इनको, और क्या कह सकते हो इनको? दद भी कह सकते हो, दह या दद। ये बेटा इन्हीं के नाम है। हो गया? पीछे से आवाज ही नहीं आ रही, लिखा नहीं अभी? क्या बात है भाई। भोगभट, कद्दिल, रज्जिल और दह, ये 4 नाम। अब देखो इसके आगे क्या होगा बेटा। 4 तो ये, अब ये चारों ही कारनामा करेंगे, 1-2 भी नहीं करेंगे। कारनामा कौन करेंगे? ये चारों ही करेंगे। चारों ने क्या कारनामा किया? इस भोगभट ने, दूसरा कौन था बेटा? नाम बोलते जाओ। कद्दिल है, तीसरा कौन है बेटा? रज्जिल, और बताओ ये कौन है? दह या फिर दद भी कह सकते हो, दह या दद। चारों, 1, 2, 3, 4, चारों ने मिलकर मंडोर पर अधिकार किया। चारों ने अपने पुरुषार्थ से किस पर अधिकार कर लिया बेटा? मंडोर पर अधिकार कर लिया, जीत लिया मंडोर को। अब जीत लिया तो चारों में राजा कौन बने? चारों में राजा कौन बने? लड़ाई भी तो हो सकती है ना आपस के अंदर, वो बोले कि मैं बनूं, वो बोले मैं बनूं। तो चारों ने तय किया यार अपने पापा जी जीवित हैं तो क्यों ना हम राजा किसको बना दें? पापा जी को बना दें। तो पापा जी कौन थे? हरिश्चंद्र ब्राह्मण। तो इन्होंने इसको जीता, और हरिश्चंद्र ये करीब बताया गया कि 550 ईस्वी के लगभग की कहानी है। इसको यहाँ का शासक बना लगभग 550 ईस्वी में। यहां का शासक कौन बन जाता है बेटा? हरिश्चंद्र। इस हरिश्चंद्र को एक और नाम से जानते हैं, ये नाम गाढ़ा रट लेना। क्या बोलते हैं इसको? रोहिल सिद्ध। रोहिल सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध। ये बेटा एक योगी पुरुष था, योग कला में निपुण था, और योग कला में निपुण होने के कारण से इसको रोहिल सिद्ध कहा गया। योग कला में निपुण होने के कारण से क्या कहलाया? ये रोहिल सिद्ध कहलाया। तो इसका एक नाम और है, वो कौन सा हो गया? रोहिल सिद्ध। हरिश्चंद्र ब्राह्मण भी कह सकते हो बेटा, और आप क्या बोल सकते हो इसको? रोहिल सिद्ध भी कह सकते हो। लिख लो इसको ऐसे, कैसे फटाफट बना लो बेटा इसको। ये चार्ट ही, इसमें कोई और नई बात नहीं आएगी लिखने वाली। चारों ने किस पर अधिकार किया? मंडोर पे। मंडोर पे अधिकार करके राजा किसको बनाया? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को किस नाम जानते हैं? रोहिल सिद्धि के नाम जानते हैं। रोहिल सिद्धि कर दो इसको, सिद्धि सिद्धि, रोहिल सिद्धि के नाम से जानते हैं बेटा इसको। रोहिल सिद्धि के नाम से इसको जाना जाता है, रोहिल सिद्धि के नाम से। हाँ जी, कई क्या मेरी तरह थोड़े से एक लेजी है ना, तो धीरे 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 बाद में लिखते हैं। वो एक साथ 2 क्रिया नहीं करते, वो एक साथ एक ही क्रिया करते हैं। और कई ऐसे होते हैं एक साथ 2 क्रिया कर लेते हैं। कोई नहीं, चलता रहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी करो। हो गया जी? हाँ जी। टेलीग्राम चलाते हो क्या? नहीं चलाते? आकाश कौन है? अपनी क्लास का थोड़ी है कोई बेटा। इसको कन्वर्सेशन का मंच बना लेते हैं इनको बेटा। कोई नहीं। ओके, हो गया ये। रोहिल सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध।
ये रॉयल सिद्धि नाम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं। टिक लगा लो, याद कर लो ये नाम। यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा या फिर पूछेगा मंडोर के चौहान का संस्थापक कौन है। ठीक है ना बेटा, ये दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। मंडोर के चौहान का संस्थापक पूछेंगे या फिर पूछेंगे रॉयल सिद्धि के नाम से किसे जाना जाता है। तो रॉयल सिद्धि के नाम से कौन जाना जाता है? हरिश्चंद्र को। अब देखो, हरिश्चंद्र बेचारा डोकरा, हो गई उम्र, हो गया भगवान का प्यारा, लेकिन जाते जाते कह गया कि बेटे आपस में लड़ना मत। जहां तक मैं समझता हूं तुम में से कोई दो लूण के कांटे किसी में है ना, तो वो एक ही आदमी के अंदर है। वो किस में है? रज्जिल के अंदर। तो राजा कौन बनना चाहिए? रज्जिल। तो अपने जीते जी इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया था बेटा? रज्जिल को। तो ध्यान रख लेना, हरिश्चंद्र के बाद में जो राजा बना वो कौन बनता है? रज्जिल। और रज्जिल का कार्यकाल बताते हैं 575 ईस्वी के लगभग। क्या बताते हैं बेटा? 575 ईस्वी के लगभग रज्जिल का कार्यकाल शुरू होता है। यानी अब राजा कौन बन गया? रज्जिल। और यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किससे शुरू होती है? रज्जिल से। ध्यान रख लेना बेटा, मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों ने कभी भी अपनी वंशावली हरिश्चंद्र ब्राह्मण से शुरू नहीं की, क्योंकि वो अपने आप को क्षत्रिय घोषित करना चाहते थे। क्या घोषित करना चाहते थे? क्षत्रिय। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण, अपने जो पितामह थे उनके, यानी उनके आदि पुरुष थे, उनका नाम नहीं लिया, सीधा सीधा उन्होंने अपनी वंशावली किससे शुरू की? रज्जिल से। तो रज्जिल के आगे लिख लो, मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से शुरू होती है। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से ही शुरू होती है। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली, गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली मंडोर से ही शुरू होती है। सॉरी, वंशावली रज्जिल से शुरू होती है, रज्जिल से ही शुरू होती है। ठीक है बेटा, तीसरा बेटा था रज्जिल, रज्जिल से उनकी शुरू होती है, वंशावली रज्जिल से ही शुरू होती है। ठीक है ना। अब रज्जिल के बाद में देखो, देखेंगे, लिख लिया ये लाइन? हाँ, ये रज्जिल बना। रज्जिल के बाद में आगे यहां पर एक बनता है नरबट। नाम देखो तगड़ो है भाई, क्या नाम है? नरबट। ठीक है। और नरबट ऐसा कहते हैं कि ये लगभग 600 ईस्वी के लगभग बनता है। बेटा ये तिथियां याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको तिथि याद करनी है नागभट्ट प्रथम से। किसे याद करनी है? नागभट्ट प्रथम, वो भी भीनमाल वाले से। यहाँ नागभट्ट अलग होगा, भीनमाल में अलग होगा बेटा, अलग अलग नागभट्ट है, वहां से शुरू करनी है। ये तो तिथियां थोड़ी याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। इन तिथियों के बारे में कोई नहीं पूछेगा तुमसे, तो यहां पर ज्यादा अपना एनर्जी वेस्ट मत करना, यहां करना नरबट। और एक बेटा नरबट की उपाधि है, बड़ी शानदार उपाधि है भाई इसकी। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं, तुम लिख लेना। ये इसकी उपाधि है, इसको कई जगह पिल्ला पिल्ली भी बोल देते हैं। ये इसकी उपाधि है बेटा, नरबट की उपाधि, नरबट की उपाधि है। बड़ा बहादुर था, तो बहादुरता का प्रतीक है ये उपाधि इसकी, पिल्ला पिल्ली की उपाधि। ये नरबट की उपाधि है। नरबट के बाद में देखो, यहां फिर एक राजा बनता है, और ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, जिसका नाम था नागभट्ट, या जिसको नाहट जी भी कहते थे। ये बेटा भीनमाल वाला नहीं है, ये नागभट्ट अलग है। कौन राजा बना? नागभट्ट राजा बना। क्या हुआ? नरबट, नरबट की उपाधि है पिल्ला पिल्ली। कौन सी उपाधि है? पिल्ला पिल्ली। ये रज्जिल के बाद में राजा बनता है बेटा। किसके बाद में बना? रज्जिल के बाद में। और लगभग कब बनता है ये? 600 ईस्वी के लगभग।
फिर इसके बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है? नागभट्ट बनता है। कौन बनता है बेटा? नागभट्ट। लेकिन यहाँ ये नागभट्ट किस नाम से जानता है? नाहरजी के नाम से जाना जाता है। ये याद रख लेना। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर एक ही नाम के कई राजा हुए हैं। इसी नाम का राजा अपने जालोर में 3 माल में हुआ है, नागभट्ट प्रथम, जिसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहते हैं। तो अपन भ्रांतिवश उसको और इसको एक ही जोड़ देते हैं। कई जगह पर वैसे भी किताबों में भी एक जोड़ा गया, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका कार्यकाल 630 ईस्वी के लगभग है, जबकि उसका कार्यकाल 730 के लगभग है। कितना अंतर है दोनों में? बहुत अंतर है बेटा, 760 के आसपास में उसका इतना डिफरेंस है। दोनों के कार्यकाल में 100 साल का अंतर है। ये मंडोर के हैं, नागभट्ट नाहरजी। हाँ, इनका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि इसने क्या किया? अपनी राजधानी परिवर्तित की बेटा, राजधानी परिवर्तन किया बेटा इसने। और राजधानी परिवर्तन के कारण से भ्रम पैदा हो जाता है कि नागभट्ट वही है। इन्होंने अपनी राजधानी कर दी मेड़ता। राजधानी किसको की बेटा? उसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई। ध्यान रख लेना, मेड़ता को क्या करता है बेटा? अपनी राजधानी ये बना लेता है। नागभट्ट नाहरजी का तो इसको, ये मेड़ता को अपनी राजधानी। आप देख लेना 2016 RAS प्री, इसके अंदर बेटा ये किसने आया था? गुर्जर प्रतिहार शासक जिन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाई, उसका नाम नाहरजी पूछा था। एक बार क्वेश्चन ये ऐसा आया हुआ है कि मंडोर के बाद में गुर्जर प्रतिहारों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो बेटा मंडोर के बाद में उसी कौन सी थी? मेड़ता। याद हो तो मैंने जब वंशावली समझाई थी उस वक्त भी बताया था आपको, शुरू में बताया था ना रियासतों के बारे में, तभी ये बात बताई थी। और यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, अच्छी तरह से याद कर लियो। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन है? नागभट्ट। ये नागभट्ट किस नाम जाना जाता था? नाहरजी के नाम से। किसके नाम से? नाहरजी के नाम से। अब बेटा से कहते हैं कि इस नागभट्ट के 2 संतान हुई। एक का नाम तो तात और एक का नाम भोज। 2 पुत्र, 2 पुत्र। एक का नाम तो क्या था? तात, और एक का नाम क्या था बेटा? भोज। एक का नाम क्या था? भोज। भोज क्या एक नंबर का आलस्य आदमी था। कैसा था? आलस्य आदमी। राजकाज में इसकी कोई रुचि नहीं थी, ये बस भगवान की भक्ति में मस्त रहा करता था। तो बेटा ये तो बन गया सन्यासी। क्या बन गया? सन्यासी बन गया। ये मुझे यार राजकाज से कोई मतलब नहीं है भाई, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरे को राजकाज से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो क्या बन गया बेटा? सन्यासी। और इधर बेटा जो तात है ना, ये क्या कहता है कि यार मुझे मेड़ता पसंद नहीं है, मुझे मेड़ता पसंद नहीं है, चलो वापस लौटो। तो बेटा ये वापस कहां पर आ जाता है? इसने वापस मंडोर को राजधानी बना ली। किसको? जो मंडोर है, इस मंडोर को बेटा ये क्या करता है? दोबारा से राजधानी बना लेता है। आगे बेटा बात समझ में? दोबारा से राजधानी क्या करता है? ये मंडोर को बना लेता है। तो मेड़ता से वापस मंडोर कौन चला गया? तात। और राजा कौन, सन्यासी कौन बन गया? भोज। ये भोज सन्यासी बनता है और तात क्या बन जाता है? राजा। लेकिन वापस अपनी राजधानी कहां पर ले गया? ये मंडोर। और उसके बाद में बेटा ये कहां पर रहे? मंडोर ही रहे। और मंडोर से ही आगे इनकी पीढ़ी के अंदर 10वीं पीढ़ी में एक राजा बनता है सिलूक। कौन सी पीढ़ी में? 10वीं। इसकी 10वीं नहीं, पूरी पीढ़ी देखेंगे ना बेटा रज्जिल के बाद में, तो रज्जिल के बाद में 10वें नंबर का राजा कौन बनता है? ये बनता है सिलूक। कौन बनता है बेटा? सिलूक। और सिलूक के 2 रानी, एक का नाम पद्मनी और एक का नाम दुर्लभ देवी। यानी कि इस वंश का एक राजा बनता है बेटा सिलूक। और सिलूक के 2 पत्नियां। जब 2 पत्नियां हो जाती हैं तो काम आपने भी बढ़ जाइए, ठीक बेटा? बढ़ता है ना काम। एक का नाम तो क्या हो गया? पद्मनी। और एक का नाम क्या हो गया? दुर्लभ देवी। बेटा जो पद्मनी है ना, पद्मनी ये तो बड़ी भावुक थी, इसलिए इसके छोरे का नाम भी क्या हो गया? बाहुक। इसके पुत्र का नाम क्या था बेटा? बाहुक। और जो दुर्लभ देवी है ना, दुर्लभी सी दुनिया का मायने, अलग ही प्रकार की प्राणी, तो एक बेटा को नाम भी अलग ही हो, कक्कुक। इसके बेटे का नाम क्या था? कक्कुक। यानी कि
शिलूक के दो पुत्र हुए, एक का नाम क्या था? बाउक, एक का नाम क्या था बेटा? कक्कुक। और इन दोनों की पूरी कहानी अपन पढ़ेंगे कल। आपको मालूम है 837 ईस्वी का मंडोर अभिलेख, जिसको जोधपुर अभिलेख भी कहते हैं, और 861 ईस्वी का जो गठियाल अभिलेख है, तो गठियाल अभिलेख कक्कुक के और मंडोर अभिलेख किसका बेटा? बाउक का है। तो इन दोनों अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे और इनकी पूरी कहानी अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।